वो याद करती है वो समय जब वो बहू बनकर इस घर में आई थी। भाभी जी कितनी प्यारी लग रही हैं आप। सच कहूँ तो घर में रौनक सी आ गई है आपके आने से। अरे नहीं तनु, तुम सबका प्यार है, वरना मैं तो नर्वस ही थी। भगवान करे मेरे बहू बेटे की जोड़ी सदा सलामत रहे। चलो चलो अंदर आओ, बहू के स्वागत की तैयारी पूरी करनी है। रजनी की आंखों में चमक, मुस्कुराहटे, सब कुछ खुशनुमा। लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चलता। रजनी ने एक दिन दामिनी के लिए खास पसंद से खाना बनाया होता है। सबको खाना परोसा गया। दामिनी खाने का पहला निवाला लेती है। वाह, मेरी बहू तो कमाल का खाना बनाती है। तभी तनु धीरे से उनके पास जाकर कान में फुसफुसाती है। मम्मी, आपको ये तरी सूखी सी नहीं लग रही? मुझे तो लगा था आप अपनी रेसिपी से बनवाएंगी। पता नहीं, भाभी ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। दामिनी चौंकती है, फिर सीधा रजनी की तरफ देखती है। रजनी, ये क्या बना है? मेरी रेसिपी समझाई थी ना, फिर भी अपनी मर्जी चलानी है। अब सासू माँ की बात भी ना मानो तुम। मम्मी जी, मैंने तो वही बनाया था जैसे आपने बताया था। शायद कुछ गलती हो गई है। कोई बात नहीं भाभी, होता है। लेकिन अगली बार मम्मी जैसा कहे वैसा ही कीजिएगा। रजनी का चेहरा उदास हो जाता है, मगर वो कुछ नहीं कहती। एक दिन दामिनी ने कहा होता है कि रजनी कहीं ना जाए, लेकिन उसी दिन रजनी मार्केट चली जाती है। दरअसल दामिनी के लिए ही साड़ी लाने, पर उसके घर लौटते ही तनु मौके पर झपटती है। मम्मी, आपने कहा था भाभी को बाहर नहीं जाना, लेकिन देखिए तो सही, बिना बताए शॉपिंग करके आ गई। अब तो वो आपकी बात को अहमियत ही नहीं देती। दामिनी फुफकारते हुए रजनी के पास गई। रजनी, ये क्या तरीका है? तुम्हें मना किया था, फिर भी घूमने चली गई। मम्मी जी, वो दरअसल आपके लिए ही साड़ी लेने गई थी। अब बहू अपनी सास से भी झूठ बोलेगी? तुम तो बिल्कुल भी समझदार नहीं हो। मेरी बहू बनकर रहना सीखो। रजनी की आंखों में आंसू भर आते हैं, पर फिर भी वो चुप रहती है। एक शाम रजनी ने खाना देर से परोसा होता है, क्योंकि गैस की सप्लाई में दिक्कत थी। तनु मोहन के पास जाकर भड़काती है। भैया देखिए ना, भाभी को आपकी भूख का कोई ख्याल ही नहीं है। कब से बैठे हैं आप भूखे, और भाभी को टाइम का होश ही नहीं। मोहन भड़क जाता है। रजनी, थोड़ा सा ध्यान नहीं रख सकती? क्या जरूरी था उस वक्त टीवी देखना? टीवी? नहीं तो मोहन जी, गैस नहीं आ रही थी इसलिए। दामिनी भी आ जाती है और बिना बात सुने झल्ला उठती है। एक काम नहीं होता इस लड़की से। अब ससुराल में रह रही हो, अपने पति का ख्याल रखना सीखो। रजनी चुप रहती है, लेकिन कुछ वक्त बाद उसे तनु की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी माँ से बात कर रही थी। मम्मी, आप तो कुछ नोटिस ही नहीं करती हो खुद से, सब मुझे ही बताना पड़ता है आपको। जरा आप भी भाभी पर नजर रखो। हाँ, तो सही कह रही है। रजनी दीवार के पीछे से सब सुन रही थी। उसकी आंखें जलने लगती है, चेहरा कठोर हो जाता है। तो ये सब तुम्हारा किया धरा है तनु, पर अब बहुत हो गया। अब तुझे जवाब मिलेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तू रोएगी और मैं हंसूंगी। कसम है मुझे, मैं तुझे उसी तकलीफ का स्वाद चखाऊंगी जो तूने मुझे दी है। रजनी गुस्से में अपनी सहेली को फोन करती है। रीना, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। इस लड़की ने तो हद ही कर दी। बस अब जब भी मौका मिलेगा ना, मैं उसे उसकी औकात दिखा दूंगी। मेरी ननद बड़ा नेता समझती है ना खुद को। बिल्कुल, तू डर मत, मौका जरूर मिलेगा, और जब मिले ना तो उसे छोड़ना मत। तू भी राजनीति जानती है। रजनी के चेहरे पर अब मासूमियत की जगह चालाकी थी। अब समझ में आया ना तन्नू, दर्द क्या होता है। अरे ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होगा। रजनी आईने के सामने बैठी बालों में कंघी कर रही थी। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी और वो खुद से बात कर रही थी। अब आ रहा है मजा, अब समझ में आ रहा है असली सुकून क्या होता है। जब तक मैं रोती रही कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन अब जब तनु खुद परेशान हो रही है तो दिल को तसल्ली मिल रही है। और सबसे खास बात, उसे पता भी नहीं कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। रजनी ठहाका लगाकर हंसती है, फिर एक मोबाइल उठाकर नंबर मिलाती है, जो कि उसकी ननद तनु की सास सरोज का था। हेलो जी, कैसे हो आप? बहुत दिन हो गए, आपकी आवाज ही नहीं सुनी। अरे रजनी, तुम? हाँ हाँ, सब ठीक है। तुम सुनाओ, क्या हालचाल? सब तो ठीक है जी, बस थोड़ा मन परेशान है। सोच रही थी आपसे बात कर लूं। तनु की याद आ रही थी। तनु की याद?
क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक ही है, लेकिन अब आपको क्या बताऊं। जब वो मायके में रहती थी तो सुबह सबसे पहले उठती थी, पूरा घर संभालती थी। क्या, सच में? और अब यहाँ ससुराल में पता नहीं क्या हो गया है उसे, इतनी सुस्त हो गई है कि क्या बताऊं। क्या? वो तनु जो घर में 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठती थी, अब सुस्त हो गई है, और वो भी ससुराल में? ये तो बहुत गलत बात है। और नहीं तो क्या, जैसा आपने बताया ऐसा तो कुछ नहीं करती यहाँ। अरे मैं तो बस उसकी तारीफ कर रही थी, पर शायद गलत बोल दिया मैंने। पर आपसे एक बात कहूं, आप उसे थोड़ा समझाइए, आखिर आपके ही भरोसे है सब। लेकिन प्लीज मेरा नाम मत लीजिएगा, वरना वो सोचेगी कि मैं उसके खिलाफ कुछ कह रही हूं। मैं तो बस बहन बनकर चिंता कर रही थी। मैं अभी उसे समझाती हूँ, तुम चिंता ना करो। फोन कट होता है। रजनी मुस्कुराते हुए बोतल को टेबल पर रखती है। कभी कभी एक जहर की बूंद पूरे रिश्तों को डुबो देती है। और मुझे तो बस बूंदे ही टपकानी है। तन्नू, भूख तो अब। सरोज तेज कदमों से तन्नू के पास आती है, जो कपड़े तय कर रही थी। तन्नू, ये कौन सा नया ढर्रा सीखा हो मायके से? वहां काम करने की आदत थी, यहाँ का सब छूट गया। ये क्या चाले चल रही हो? माँ जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस। अब बहाने बनाओगी? मैं भी विनोद से कहती हूँ, ये सब नहीं चलेगा हमारे घर में। तन्नू रोने लगती है, कमरे से बाहर चली जाती है। वो मोबाइल लेकर अपनी माँ को कॉल करती है। मम्मी, यहाँ पर सब मुझ पर चिल्लाते हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनता, सब मुझे ही गलत ठहराते हैं। बेटा सब्र रखो, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। मम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ। इसके बाद तन्नू विनोद के पास जाती है, जो अखबार पढ़ रहा था। विनोद, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अगर मम्मी ने कुछ कहा है तो उनका गुस्सा जायज होगा। तुम इस घर की इकलौती बहू हो, अगर तुम्हें कुछ नहीं करोगी तो कौन करेगा? मतलब आप भी मेरी बात नहीं सुनोगे? हाँ, क्योंकि माँ ने कभी गलत नहीं किया। तन्नू चुप हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। उधर रजनी बालकनी में बैठी हवा का आनंद ले रही थी। ये हवा, ये सुकून, और सबसे बढ़कर उस जली कटी तन्नू की हालत। अब समझ में आया कि सास बहू का असली खेल क्या होता है। तभी दामिनी आती है। रजनी, मुझे तनु की बहुत फिक्र हो रही है, वो बहुत परेशान दिख रही है, जाने क्या हो गया है उसे। रजनी फौरन चेहरे पर दुख लाकर ड्रामा करते हुए कहती है, हाय, मुझे भी वही लग रहा है मम्मी जी, चलिए ना चलकर देख आते हैं, कहीं बेचारी अकेली ना रह जाए, बहुत कमजोर सी हो गई है। नहीं, रहने दो, बेटे के ससुराल में दखल देने से बात और बिगड़ती है, देखते हैं क्या करना है। सरोज जैसे हर दिन एक नया बहाना ढूंढती तन्नू को ताने मारने का। कभी सब्जी में मिर्च तेज, कभी झाड़ू टेढ़ी, कभी चाय देर से। घर अब तन्नू के लिए घर नहीं, युद्ध भूमि बन चुका था। एक दिन थक हार कर तन्नू आंगन में अकेली बैठी थी, ना कोई बात करने वाला, ना कोई समझने वाला। आंखों में आंसू लिए वो खुद से ही सवाल करने लगी, क्या मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया है भगवान? क्यों मेरी जिंदगी में ये सब हो रहा है? सबकी नजर में मैं ही गलत क्यों दिखती हूँ? वो सोच में डूबी थी कि अचानक जैसे कोई पुराना पन्ना पलट गया उसके जहन में। याद आया उसे वो दिन जब उसने जानबूझकर अपनी माँ को भाभी रजनी के खिलाफ भड़काया था। मैंने ही तो मम्मी को कहा था कि भाभी कोई काम नहीं करती, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मम्मी ने भाभी को कितना सुनाया था, मैं वजह बनी थी उनके आंसू की। तन्नू का दिल बैठ गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि आज उसके साथ जो हो रहा है वो उसी कर्म का फल है। ये सब मेरे कर्म है, हवा ने मुझे माफी मांगनी होगी। अगली सुबह तन्नू ने खुद को तैयार किया, मन में दृढ़ निश्चय लिए। उसने सरोज से जाने की इजाजत मांगी। माँ जी, मैं मायके जाना चाहती हूँ, जरूरी है। फिर मायके? अभी हफ्ता भी नहीं हुआ, इतना भी क्या लगाओ। एक बार जाने दीजिए, वादा करती हूँ, फिर शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सरोज कुछ पल घूरती रही, फिर हाथ हिलाकर जाने दिया। तन्नू मायके पहुंची। दरवाजा खुलते ही माँ को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मी, मैं टूट गई हूँ, बहुत गलतियां की है, बहुत तकलीफ दी है मैंने सबको। दामिनी ने उसे चुप कराया। तन्नू सीधी रसोई में गई जहाँ रजनी काम कर रही थी।
भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके खिलाफ बातें की, मम्मी को भड़काया। आप पर जो गुजरी उसकी जिम्मेदार मैं हूँ भाभी। रजनी हैरान रह गई। कुछ पल उसकी आंखें तनु के चेहरे पर अटक गई, फिर उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। तनु, तूने जो बोला वो बहुत बड़ा है। दर्द तो बहुत दिया तूने, पर आज जो किया हर जख्म भर गया। रजनी ने तनु को सीने से लगा लिया, जैसे कोई माँ अपनी बच्ची को सहलाती है। चल, तेरे लिए मसाला चाय बनाती हूँ, वही जो तुझे पसंद है, अदरक ज्यादा वाली। तनु की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन इस बार वो आंसू बोझ के नहीं, मुक्ति के थे। क्योंकि जब इंसान अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, तभी उसका असली बदलाव शुरू होता है।